Hello student, I welcome you in the new video of Russian Revolution. This is the last video. Today I am completing the chapter of Russian Revolution. In the previous class we have studied about how the Bolshevik groups and the Lenin controlled the Russian Empire. Now we will discuss in this chapter how the socialism making a socialist society. Socialist society कैसे बनी? नंबर वन, बोल्शेविक ने क्या किया? लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पीजेंट्स। किसानों को जमीन दे दी गई एंड इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। It means the ownership of the industry and the bank given to the control of the government. अब गवर्नमेंट के हाथ में इनकी ओनरशिप आ गई, किसी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो गई और लेनिन ने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको इस काम पे लगाया कि वो लोग प्लानिंग करें कि देश की इकोनॉमी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देश की इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे। तो उन ऑफिसर्स ने 5 ईयर प्लान बनाए, पंचवर्षीय योजना जो बाद में इंडिया में भी अडॉप्ट की गई, 5 ईयर प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट का टारगेट रखा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टारगेट रखा। इस तरीके से जो रसिया की सोसाइटी थी उसको सोशलिस्ट बनाया गया। अब इसमें स्टालिन एंड कलेक्टिविजेशन, लेनिन की डेथ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया को जिसने संभाला उनका नाम था स्टालिन। लेनिन के बाद प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया स्टालिन एंड कलेक्टिविजेशन। एकीकरण, सारी चीजों को कलेक्ट कर दिया गया। ये कलेक्टिविजेशन पॉलिसी क्या थी स्टालिन की, इसको समझेंगे। तो बाय द 1927-28 रसिया के जो टाउन थे, रसिया की जो टाउन एरिया थी, यहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी फूड की। टाउन एरिया में फूड की शॉर्टेज हो रही थी और जब इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रखा था। सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया था कि जो पीजेंट हैं वो इस रेट पे गवर्नमेंट को अनाज बेचेंगे, लेकिन पीजेंट ने इनकार कर दिया, गवर्नमेंट को अनाज नहीं बेचा। तो जो रूरल एरियाज थे जहाँ पे पीजेंट रहते थे, जो खेती करते थे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो टाउन एरियाज थे जहाँ पे खेती नहीं होती थी उन एरियाज में फूड शॉर्टेज हो गई। तो ऐसे में स्टालिन ने
अपनी एक टीम बनाई ऑफिसर्स की और वो साउथ रसिया का टूर करके लौटे और उन्होंने ये देखा कि क्योंकि 1917 में 1917 में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था और किसानों को जमीनें मिल रही थी। इसका मतलब क्या था, उनके पास स्मॉल होल्डिंग्स थे। स्मॉल होल्डिंग्स थे, छोटे छोटे खेत हो गए थे और छोटे छोटे खेतों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती नहीं हो सकती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती नहीं हो सकती थी, इसलिए उन ऑफिसर्स ने ये सजेस्ट किया स्टालिन को कि छोटे छोटे खेतों को ख़त्म करके बिग फार्म्स बनाए जाएं और उनको मॉडर्नाइज करके प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि जो प्रोडक्शन है अनाज का वो बढ़े, उत्पादन हो। लेकिन इसका विरोध किया किसानों ने, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद उन किसानों को जमीन के अधिकार मिले थे और फिर से उनके अधिकार छीने जा रहे थे। लेकिन वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उनको जो करना होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते, तो पार्टी ने फोर्स किया 1929 से। पार्टी जो थी, इन लोगों ने किसानों को फोर्स किया कि वो क्या करें, अपने छोटे छोटे खेतों से को ख़त्म करके बड़े फार्म बनाए। तो इसमें क्या होता था कि जो क्लब्स थे, इसमें कुलक्स होते हैं, वेल टू डू फार्मर ऑफ रसिया, तो कुलक्स को एलिमिनेट करके बड़े फार्म बनाए गए और उनमें पीजेंट खेती करते थे और जो प्रॉफिट होता था उन किसानों में बांट दिया जाता था। और जिन लोगों ने विरोध किया उनको एक्साइल कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, देश से बाहर कर दिया गया, डिपोर्टेड कर दिया गया। इस तरीके से सरकार को जो करना था उसने ज़बरदस्ती लोगों की भावनाओं का ख्याल ना करते हुए केवल अपने मन की, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे। और 1933 में तो यहाँ पे कलेक्टिविजेशन हुआ। कलेक्टिविजेशन के बावजूद प्रोडक्शन उतना बढ़ा नहीं और 1933 में यहाँ का सबसे बड़ा फैमिन पड़ा, रसिया में सबसे बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल में सोवियत हिस्ट्री में 4 मिलियन लोग मरे। इसलिए मर गए, उनको भोजन नहीं मिला। ठीक है, तो कलेक्टिविजेशन पॉलिसी क्या थी स्टालिन की? कलेक्टिविजेशन पॉलिसी में किसानों के खेत लेकर के बड़े किसानों के खेतों को कलेक्ट करके ज़मीनों को बड़े फार्म बनाए गए और उन बड़े फार्मों में वो मॉडर्नाइज करके मॉडर्न टेक्निक से फार्मिंग की गई। ये थी स्टालिन की कलेक्टिविजेशन पॉलिसी। एंड लास्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। Global influence of Russian Revolution। रशियन रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा? रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की वकालत की गई। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और दुनिया के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और बोल्शेविक ने जो कॉलोनीज थे
उनको एनकरेज किया। कॉलोनीज माने जो गुलाम थे यूरोपियन कंट्री के, जैसे इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तो ये जो देश थे जो गुलाम थे, इनको कहा कि आप अपने यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी बनाइए। और वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्टों की वहाँ पे सरकार भी रही। यहाँ तक कि इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरल में कम्युनिस्टों का बहुत प्रभाव है, ठीक है। और ये आज भी वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 30 ईयर्स लगातार इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है। रसिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गवर्नमेंट ने, और इन यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट थे वो सोशलिज्म पढ़ने जाते थे। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप वो था जो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, और एक ग्रुप वो था जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था। इसमें सोशलिज्म ये चला 1991 तक, और दूसरा बना कैपिटलिस्ट। इसका जो लीडर थे वो थे USA। जब तक 1991 तक रसिया में 1991 में जब तक USSR टूटा, तब तक यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया में 2 ग्रुप बने रहे, एक रसिया का और एक USA का। उसके बाद ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई है। तो ये था प्रभाव रसियन रिवॉल्यूशन। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। Thank you very much.